नमस्कार मित्रों। दिल्ली में जंतर मंतर पर जैन जी के आंदोलन के बाद हर राजनेता अपनी अपनी तरीके से जैन जी को, बच्चों को, स्टूडेंट्स को, कॉलेज स्टूडेंट्स को अपनी अपनी तरह से समझा रहा है, समझाइश दे रहा है, संवाद कर रहा है, बातचीत कर रहा है, मैसेज दे रहा है। उसमें एक महत्वपूर्ण घटना हुई। कांग्रेस के नेता, विपक्ष के नेता लोकसभा में राहुल गांधी जी गए प्रयागराज। वहाँ की इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बहुत मशहूर यूनिवर्सिटी है। वैसे भी इलाहाबाद हिंदुस्तान की राजनीति में बड़ा महत्वपूर्ण जगह रखता है। पंडित नेहरू से लेकर वीपी सिंह से लेकर राहुल गांधी तक देश की राजनीति में इलाहाबाद का, प्रयागराज का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। वैसे भी संगम है प्रयागराज, 3 नदियों का संगम है। तो राहुल गांधी जी ने वहां पर क्या किया, कैसे लोगों के साथ संवाद किया, इस सब पर चर्चा करेंगे बिल्कुल आंखों देखी तरीके से। आंखों देखी तरीके से कि मतलब जो हमारे मित्र हैं, बड़े भाई हैं, शीतल पी सिंह साहब, जिनके लिए हम कहते हैं कि द हॉट शीतल। उनके अंदाज हॉट है, बातचीत हॉट है और व्यवहार शीतल है। उनसे मिलते हैं तो आपको शीतलता का एहसास होता है, लेकिन सुन के जाते हैं तो बहुत गर्मी होती है। तो शीतल पी सिंह साहब भी वहां पर थे प्रयागराज में राहुल गांधी जी के साथ। सर प्रणाम आपको। धन्यवाद आपको। नमस्कार आपके देश को जो दर्शकों दिशा को। निर्देश राहुल जी ने दिया वो तो हमने सुना थोड़ा बहुत। जी आप उसको समझाइए, आपने उसको बहुत करीब से वहां से देखा, आप मौजूद रहे। और क्या जी आपको लगता है कि अब जैन जी जो हैं हमारे नौजवान विपक्ष के नेता के साथ चले जाएं? देखिए, दो बातें हैं। एक तो ये कि मैं जहाँ रहता हूँ गांव में, हमारे यहाँ से करीब 90-95 किलोमीटर दूर इलाहाबाद है। जी। और मेरे चारों तरफ ये बड़े शहर हैं। बनारस है, इलाहाबाद है, लखनऊ है, अब अयोध्या भी बड़े शहर में ही हो गया। चारों है। और हम ऐसी जगह है कि यहाँ जाना सुविधाजनक। तो ये एक बड़ी परिघटना हो रही थी, तो ये हुआ कि देखा जाए भाई एग्जैक्टली क्या हो रहा है वहाँ। क्योंकि जंतर मंतर पे मैं नहीं जा पाया था, तो ये हुआ कि इसको देखा जाए। तो जी। वहां मैं गया, इसमें कोई शक नहीं। और वहाँ मैं दिन में गया था, बहुत सारे मित्र हैं मेरे वहाँ। तो उनसे सबसे मुलाकात ऐसा सब। कोई शहर है हिंदुस्तान का या दुनिया का जहां पर आपके मित्र ना हो? बहुत सारे। नहीं, दुश्मन तो मैं कहीं नहीं चाहता, तो सब मित्र ही हैं। तो जरूर जहाँ कुछ लोग, अब यहाँ तो ये तो एकदम पड़ोस है। बहुत सारे हमारे जिले के भी बच्चे हमेशा से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए इलाहाबाद जाते रहे हैं। इनके परिजन उनको सपोर्ट करते हैं वहाँ रहने में। किसानी करने वाले लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है पैसा जुटाना। अब फीस वगैरह भी बहुत बढ़ गई है। बात मैं वहीं से शुरू करूंगा कि वहाँ एक लड़का मिला। बहुत से लोगों से हम लोग बात करते हैं, मित्रों की तो बात अलग थी, कोई कॉफी पिला रहा था, कोई कुछ था। लेकिन जब जहाँ सभा हो रही थी वहां जाने पर बच्चे बहुत सारे, युवा कहें उनको, आए हुए थे। एक से बात हुई थोड़ी सी, तो उसने बताया कि वो 3 व्हीलर चलाते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और पढ़ाई को सपोर्ट करने के लिए ये जो बिजली वाला 3 व्हीलर है, चाइनीज, जो आजकल बहुत कॉमन हो गया है, और उसने कॉमन। हमारे रिप्लेस कर दिया है प्रचलित 3 व्हीलरों को। तो वो चला के वो 3-4 घंटे उसको चलाते हैं, उससे कुछ पैसे कमाते हैं और उससे अपनी पढ़ाई सपोर्ट करते हैं। पढ़ाई करते हैं, डेलीगेसी में रहते हैं, कठिनाइयों में रहते हैं। अ, पता लगा कि इसके पहले भी पता भी था मुझे, बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ से जो जाते हैं वहाँ ट्यूशन व्यूशन पढ़ा के थोड़ी अपनी पढ़ाई को सपोर्ट करते हैं। क्योंकि किसानी से तो एजुकेशन को सपोर्ट करते समय किसान का दम निकल जाता है, और जनरली कर्जदार हो जाते हैं, कई बार खेत वेत भी बिक जाते हैं। और उसके बाद बच्चे अगर अब सफलता असफलता इसी में मानी जाती कि नौकरी मिली कि नहीं मिली। मिली। तो जब नौकरी नहीं मिलती और वो लौटते हैं, फिर तो बड़ा उनके जीवन में बड़े अवसाद होते हैं। ऐसे बहुत सारे युवा चारों तरफ हैं हमारे, बहुतों को मैं जानता हूँ। कई बार हमारे एक मित्र हैं, पत्रकार ही हैं। तो वो जनरली उनकी एक वो रहती है कि वो हमेशा अपनी समस्याओं के बारे में ही बताते रहते हैं। यार ये मेरा ये फलाना ठिकाना, कोई गाड़ी की समस्या है, कहीं किस्त की समस्या है, कहीं घर की। हाँ, मैं उनसे कहता हूँ कि अपने क्लास के ग्रेजुएशन की या पोस्ट ग्रेजुएशन की वो लिस्ट निकालो पुराने के, जो 40-50 लोग, 30 लोग, 35 लोग, ज्यादा ही रहे हम लोग क्लासेस में तो रहे हो।
और उनसे पता लगाओ तुम कि तुम्हारी स्थिति क्या है, तो तुम पाओगे तुम काफी बेहतर स्थिति में हो। भाई हमारा देश गरीब है, इसकी सच्चाई को यूं समझना चाहिए। बहुत कम संभावनाएं हैं, लगा ऐसा नहीं कि इन्हीं के जमाने में सब बर्बाद हो गया। कठिनाइयां हमेशा रही हैं, कोई भी सरकार रही है, कठिनाइयां थी, रोजगार कम थे, आबादी बढ़ रही थी और चुनौतियां बढ़ रही थी, और शिक्षा महंगी होना शुरू हो गई थी, प्राइवेट शिक्षा समानांतर आ गई थी। कुछ केंद्र थे जिनमें लोग ये सब करते थे। बहुत से लोग हाई स्कूल इंटर में ही छोड़ देते हैं। हम तो जानते हैं कि 30-35% लोग हमारे ग्रेजुएशन वगैरह में जाते हैं, 65% तो रुक ही जाते हैं। तो वो सारी चीजें देखोगे तो पाओगे कि हम लोग बहुत बेहतर स्थिति में हैं। तो इसलिए ये जो बात है इसका कोई अंत नहीं है। समानांतर चीजों को देखिए पहले, और उनके बारे में ज्यादा सोचिए, वो ज्यादा हमसे आपसे ज्यादा कठिनाइयों में। तो खैर, ये इसलिए मैंने प्रसंग किया कि ऐसी स्थिति में इस समय जब ये सवाल बड़ा कर लिया है जेनजी वालों ने, उनको सलाम। जेनजी यानी जो 28-29 साल से कम के हैं और 15-16 साल के बाद के हैं, जो आज की तकनीक से हमसे ज्यादा लैस है, फोन का, लैपटॉप का, कंप्यूटर का, एआई का, इसका बेहतर इस्तेमाल करते हैं। नए ऐप्स पर, इंस्टा वगैरह पर हमसे बहुत ज्यादा सक्रिय हैं, बहुत ज्यादा चैतन्य भी है और बहुत ज्यादा बेचैन भी है। तो उनसे मिला जाए कुछ नई पीढ़ी से, चूंकि अभी ये पूरा जो कुछ घटा इसके बारे में मैं तो हर कार्यक्रम में स्वीकार करता हूँ कि हम जितना समाज को जानते समझते थे, यूं कह सकते हैं कि हमारा अपने बच्चों से उस तरह से तारतम्य, जो बच्चे इस उम्र के हैं, मेरे बच्चे तो लकीली में गांव से जल्दी शादी हो गई थी, सब बच्चे सेटल हो गए हैं, जल्दी सब बड़े हो गए। लेकिन जो उसके बाद की पीढ़ी है उसमें बहुत चुनौती, उनके सामने चुनौतियां बहुत बड़ी हैं इस समय। लगभग रोजगार नहीं है, क्योंकि जो है वो इतना कम है कि उसको कहना अजीब है। जो हमारे बड़े सेक्टर्स थे जिसमें रोजगार था और जिसमें थोड़ी व्हाइट कॉलर संभावनाएं थी, आईटी सेक्टर वगैरह, इनमें सब में छटनियां शुरू हो गई। 2 साल हो गए, एआई की चुनौती से अगले 2 साल तक भीषण उसमें और छटनियां होनी। एआई में तो हम बहुत और पीछे वैसे ही चल रहे हैं, पिछड़े हुए हैं 10 साल 20 हम ही साल नहीं, हम ही नहीं, हमारा कोई हस्तक्षेप ही नहीं, हमारी कोई प्लानिंग नहीं थी, हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं। हमारा जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो स्लगिश ही नहीं, पीछे है। 13-14 में जो हमें मनमोहन सिंह जी दे के गए थे मरहूम, 16-17% के आसपास, 16.5% के आसपास हमारा इंडस्ट्रियल जो हिस्सेदारी थी जीडीपी में वो थी, और इसको 25 करने का लक्ष्य था, और ये मोदी जी का लक्ष्य था। मोदी जी ने इसको बहुत बार, जब वो मनमोहन सिंह जी थे तब कहा था, प्रधानमंत्री बनने के बाद भी कहा था, आते ही उन्होंने मेक इन इंडिया नाम का एक आंदोलन भी शुरू किया था और फैसला भी लिया था, मतलब उसके लिए माहौल बनाया था, लेकिन बातें बनी नहीं। अब हम 13% के आसपास हैं, कभी कभी उससे भी नीचे आ जाते हैं, कभी 13 दशमलव कुछ हो जाते हैं, 14 नहीं छू पा रहे हैं। तो 25 का लक्ष्य तो बहुत बड़ा हो गया। तो इंडस्ट्री अगर नहीं लगेगी तो रोजगार बनेंगे कहाँ से? जो हमारा निर्यात है वो लगभग $400 बिलियन बहुत समय से झूल रहा है, कभी 30-35 ऊपर हो जाता है, कभी 5 नीचे हो जाता है, $450, 435, $440 बिलियन, जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, ये उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें भी कोई बहुत संभावना नहीं बढ़ रही है। तो संभावना आए कहाँ से? जो बाहर से पैसा एफडीआई वगैरह में आता था पिछले 2.5-3 साल से, अब उसमें एकदम सूखा पड़ गया है। जो एफआईआई था हमारे शेयर मार्केट में, वो विड्रॉ हो रहा है, बहुत बड़े पैमाने पे विड्रॉ हो गया है। तो जो, और इस समय युद्ध चल रहे हैं बगल में, ये इन्होंने ऐसी, ईरान में जो झगड़ा हुआ उससे तो हमको बहुत ही नुकसान है, क्योंकि हम उसके सबसे बड़े लाभार्थी थे। सबसे ज्यादा हम यहीं से तेल खरीद लेते थे, पास में था, 6-7 दिन में आ जाता था, और लंबे लंबे सौदे थे। हमारी रिफाइनरियां जो दुनिया में काफी हैं और काफी बड़ा तेल उत्पादन, मतलब उसका शोधन करके एक्सपोर्ट भी करती थी, अच्छा पैसा उससे आता था। तो उसमें थोड़े बहुत रोजगार की नई संभावनाएं थी और थोड़ी बहुत बढ़त थी, इसने उसको नुकसान कर दिया। अब एग्री सेक्टर जो है वो, उसमें हम रोजगार की वृद्धि तो संभव ही नहीं, क्योंकि उसमें मैकेनाइजेशन की जरूरत है, मजदूरी की दर से नहीं हो सकती एग्री, मतलब खेती नहीं हो सकती। तो उसमें ट्रैक्टर आया, उसके उपकरण आए, या बहुत सारे उपकरण आ गए, धान बोने की भी मशीनें आने लगी, काटने की मशीनें आई गई हैं, बहुत हार्वेस्ट करती। तो धीरे धीरे कम ही होगा ना, कम हो रहा है,
उसमें 3% की एवरेज ग्रोथ है हमारी बहुत सालों से। वही एक सेक्टर है जो कंधा लगाए हुए है किसानों की अनवरत आत्महत्याओं के बाद, लगातार कर्जदारी बढ़ने के बाद, उनका स्वास्थ्य चौपट हो जाने के बाद। चूंकि अब गांव में जो दूध पैदा होता है उसको सुबह सुबह, मैं तो गांव में ही रहता हूँ, तो जिसके पास है वो अब तो डेयरी वाले उसके यहाँ से उठा ले जाते हैं या वो डेयरी पे पहुंच के बेच आता है। लोग खाते नहीं है दूध, घी, दही, ये सब खान पान बहुत कम हो गया है, तो जनरल स्वास्थ्य बहुत नीचे है। हमारा देश अकेला देश है जिसमें हमारी जो ऊंचाई बढ़ने की दर है, मनुष्यों की स्वास्थ्य अगर अच्छा होता है तो ऊंचाई बढ़ती है। चीन वगैरह में बौनों के देश थे, वो सब काफी हेल्दी हो गए हैं और हाइट उनकी बढ़ रही, हमारी हाइट घट रही। यानी हमारे खान पान में जो जरूरी तत्व है उनकी बहुत कमी है। मैं तो देख ही रहा हूँ कि गांव में दूध कोई अपने घर में पीता ही नहीं, सब बेचते हैं, सब चाय की दुकानों पे, डेयरी पे, इन पे सब पे चला जाता है, खोआ बन जाता है, मिलावट भी करते हैं, सब करके किसी तरह सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उससे जनरल स्वास्थ्य बहुत कमजोर है तुलनात्मक रूप में। मैं एक ही आंकड़ा दूं कि मेरे पिता जो है स्पोर्ट्समैन थे और वो लॉन्ग जंप किया करते थे। अभी भी लोग जो उस उम्र के तो बचे नहीं, तो लेकिन आज से 10-15 साल पहले तक उसकी बातें होती थी। तो सावन, ये जो मौसम चल रहा है, इस समय बरसात का मौसम होता है, तो नौजवानों में ये जंप, लॉन्ग जंप का गांव में खेतों में बना लेते हैं और कूदने कूदने का बड़ा प्रचलन था। सब गायब है, अब मुझे तो कहीं नहीं दिखता। मैं अपनी उम्र में भी कोशिश करता था, थोड़ा सा नॉर्मल था, लेकिन मेरे पिता ऐसा बताते थे कि वो हाथ से यहाँ यहाँ का पैरामीटर फिट की जगह हाथ था। इतने हाथ तुम्हारे हमारे पिताजी का नाम लेके, उस उम्र के चाचा बाबा होते तो हमारे पिता का नाम लेके कि वो इतने हाथ कूदते थे, कुड़ी कूद के दिखाओ। मैं तो कभी उतना नहीं कूद पाया, लेकिन मैं भी खेलता वेलता था, नॉर्मल था, लेकिन वो संभव नहीं हुआ। अब तो मैं देख ही नहीं रहा हूँ इस पूरे सावन में। मैं ये तो देख रहा हूँ कि ये जो आपका कांवड़ चलती है उसमें ज्यादा रुचि लोगों की बढ़ी है, लेकिन जो खेल कूद थे ग्रामीण, वो एक तो मैदान ही नहीं बचे। जो भी जगह थी सब ने एक एक इंच के लिए तो लड़ाई हो रही है। अब गांव में भी तो जमीन उस तरह से नहीं बची, जो बची भी है उसमें वो प्रचलन, खेल वो खत्म हो गया। एक ही खेल बचा है, कहीं भी जाइए तो क्रिकेट खेलने वाले लोग मैदानों में मिलते हैं। सारा सारा देश क्रिकेट खेल रहा है। वो भी केवल सारे हमारे टाइम यूज करने के लिए, बाकी कोई वो टेक्निकल तरीके से बहुत अच्छा क्रिकेट खेलने पर, ट्रेनिंग पर काम हो रहा, मुझे ऐसा नहीं लगता। गाँव में गांव में वो संभव नहीं, गांव में वो भी संभव नहीं, पैसा भी लगता है ना, क्रिकेट तो सब कोई चीज में वैसा कॉस्ट। काम नहीं कर रहे कि हम लोग बहुत अच्छा खेलने की जी कोशिश जी जी जी, कॉस्ट भी उसकी ज्यादा है। खैर, तो ये सब चेंजेस हो गए हैं बहुत। तो इससे जनरल स्वास्थ्य, मेरा पर्पस था कि मैं स्वास्थ्य के बारे में बताऊं। तो स्वस्थ लोगों की के ऐसे लोग कम दिखते हैं। हमारा पूर्वांचल और फिर बिहार, ये सब वैसे भी तुलनात्मक रूप में आर्थिक ज्यादा चुनौतियों में है। लोग काम करने बाहर ज्यादा जाते हैं। एक ही क्षेत्र बचा है हमारा कि एक, जिनके पास पैसा है वो भारत छोड़ने की पूरी योजना पर लगातार काम कर रहे हैं। सबसे पहले वो अपने बच्चों को बाहर पढ़ने भेजते हैं, फिर वो बच्चा उनको बताता है कि मैं तो अब नहीं लौटूंगा, इतनी गंदगी है, मक्खी है, इतनी अव्यवस्था है, इतनी अराजकता है, इतनी कठिनाइयां हैं। वो आता है हफ्ते 10 दिन में, 15 दिन में वापस भागने की कोशिश करता है। तो जब वो भागता है और उससे कभी मिलने मिलने परिजन जाते हैं, बाहर देखते हैं, तो फिर उनमें दूसरी भावना आती है। जिसके पास पैसे हैं वो सोचता है यार यहीं बसा जाए, अब हमारे यहाँ तो सुधार संभव नहीं। इस तरह की धारणा बनने से आप देख रहे हैं कि हर साल करीब 6 से 9 लाख बच्चे तो हम विदेशों में पढ़ने भेज रहे हैं, और हर साल 1.5-2 लाख करोड़पति जो हैं छोड़ जाते हैं देश वो भी को। जा रहे हैं। हाँ, वो भी जा रहे हैं। तो हम एक ऐसे गड्ढे में बदलते जा रहे हैं। उत्तर भारत तो पूरी तरह से एक अजीब तरह से कुमंडूकता में, जिसमें अस्वस्थ लोग हैं, जिसमें आर्थिक रूप से विपन्न लोगों की तादाद ज्यादा है, और जिसमें इसकी वजह से कठिनाइयां, अराजकता बढ़ रही है, अपराध बढ़ रहा है। आप चाहे गोली मारिए, चाहे बम उसे उड़ा दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। हजारों लोगों को उत्तर प्रदेश में गोली मार दी गई टांग में, और अपराध रोकने के नाम पे, और सीने में भी, लेकिन क्या फर्क पड़ा। अपराध वैसे ही घटते हैं। और इस सब में जो समाज सुधार के बहुत सारे काम पेंडिंग थे, जो आजादी से पहले कुछ हुए, आजादी के बाद कुछ में शुरुआत हुई, वो सब गायब हो गए। कुछ नहीं हो रहा है। हम कूपमंडूकता, अंधविश्वास और आपसी झगड़ों में, छोटे छोटे ग्रुप बनाने में, जो जाति वगैरह पर आधारित होते हैं, क्षेत्र वगैरह पर आधारित होते हैं, इसी सब में मशगूल है। और इसी सब में कुछ लोग सफल हो जाते हैं
और दूसरी एक वृत्ति जो सबसे खराब है, जिसने हमारे सामाजिक ताने बाने को एकदम बर्बाद कर दिया है, वो है कि जो विकास के नाम पे धन आता है, उसकी बंदरबाट ऐसी हो रही, ऐसी लूट हो रही है कि मुझे लगता है कि इसीलिए तो आप देख रहे हैं कि अब इतना इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया गया, 4 लाख करोड़ के आसपास कर्ज हो गया है हमारा जो NHAI है उस पर, जो कि 23-24 हजार करोड़ था मनमोहन सिंह के जमाने में, अब 4 लाख करोड़ के आसपास है। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम देख रहे हैं कर्जा लेके हो रहा है भाइयों, और इसमें इतनी लूट हुई है कि अभी उद्घाटन हुआ लखनऊ, कानपुर लखनऊ के बीच एक्सप्रेसवे का, और वो ध्वस्त है। वो बीजेपी के एक नेता, सब नेता जो भी सत्तारूढ़ दल होता है उसी में सब समा जाते हैं। अब बीजेपी को बीजेपी क्या कहेंगे, सब कांग्रेसी, तृणमूली, अब तो बीजेपी भी बीजेपी नहीं है, वो सब एक नाले, सब राजनीतिक दल एक नाला है। इसको मैं ऐसे कहता हूं कि समाज भले ही बटा हुआ है, नेता नहीं बटे हुए। तो अब एक ही चीज है कि सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाओं की लूट, यही ग्रामीण जीवन है। इसमें राजनीति और ठेकेदारी और अफसरों की एक त्रिमूर्ति जो है मिलजुल कर पूरी व्यवस्था को लूट ले रही है। हमें एक ऐसा वातावरण, चारों तरफ बहुत निराशा हो रही है त्रिवेदी जी, चारों तरफ मतलब कोई आस की किरण नहीं है। ऐसे में मैं वहां पहुंचा और वहां जब देखा तमाम बच्चों के पास इसी तरह की कहानियां थी। उनकी निजी कहानियां बहुत दर्दनाक हैं और सभी बहुत ही कठिनाइयों से वो सब कर रहे हैं जो कर रहे हैं, और उसके बाद कोई भविष्य नहीं। इसलिए वो आशा, कोई राहुल गांधी कल उनके लिए क्या कर देंगे मुझे नहीं पता, लेकिन एक आशा होती है। एक तरफ भागता है आदमी, तो भागे हुए आए थे, वो भी उस रैली में थे, जोश में थे, नारे लगा रहे थे, तुलनात्मक रूप में भारी भीड़ हो गई वहां। थोड़ा सा उस मैदान को स्वीकृति देने में बीच में अड़ंगा लग गया था, जबकि जून से पहले तो रोक दिया गया था, था, मना कर दिया था एक हाई कोर्ट के पुराने आदेश के बहाने। फिर कांग्रेस के लोगों ने हल्ला गुल्ला मचाया और ये कहा कि राहुल गांधी तो आएंगे, अगर आप परमिशन दें या न दें, सभा होगी। जब लोगों ने देखा कि वो डिटरमाइंड है और काफी लोगों में जोश है, तो फिर उन्होंने परमिशन 2-3 दिन पहले दी कि अब फिर वहां कीचड़ भरा हुआ था, पानी बरसा ही है, वो सब साफ वाफ नहीं हुआ, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट तो था नहीं। अब मोदी जी की या योगी जी की रैली होती तो सब वहां छूना ऊना पड़ जाता, सब हो जाता, तो वो सब था। लेकिन उस सब के बावजूद बेरोजगारी ने और इन कठिनाइयों ने इतना गुस्सा पैदा कर रखा है कि भारी भीड़ हुई। और वहां अभी मुझे सब लोग वहां से अखबार भेज रहे हैं। हिंदुस्तान जो है दैनिक हिंदुस्तान, हमारे मित्र का शशि जी संपादक है, उसमें प्रधान संपादक, पूरा पेज उसने दिया, कवर सबने किया। अमर उजाला ने भी काफी कवर किया, जागरण में नहीं देख सका, लेकिन ये दोनों तो मैंने देखे। तो मतलब कवरेज भी हुआ, ऐसा नहीं है कि कवरेज भी हुआ। और जो आजकल लगा कि वो कनेक्ट कर पाए राहुल जी वहां पर, या जो लोग निराश थे, एक्चुअली वो हर निराश आदमी कहीं भी किरण दिखती है रोशनी की तो वो वहां पहुंचता है। तो उसको आप मुझे समझाइए कि जो राहुल जी ने एड्रेस किया या लोगों ने, क्या वो सेटिस्फाइड थे या कनेक्ट कर पाए कि नहीं कर पाए। पहले अभी हमारे एक मित्र ने कल कहा कि भाई ये सारी एक्सरसाइज केवल अभी एंगेज करने की हो रही है, तो क्या मैं पूछूं आपसे कि वो एंगेज कर पाए? नहीं, फिलहाल तो एंगेज ही किया उन्होंने। एंगेज राहुल के लिए आकर्षण बढ़ा है, ये तो मैं स्वीकार करूंगा। मतलब राहुल एक ग्रोइंग पॉलिटिकल पर्सनैलिटी है, अब आप इसे इनकार नहीं कर सकते। ठीक है, ये और बात है कल वो सत्ता में आ जाए और इसी तरह से फेल हो जाए जैसे आज का वक्त है, वो एक अलग चीज है। लेकिन आज की तारीख में क्योंकि कोई दूसरा उपलब्ध नहीं है, कोई उनको चैलेंज नहीं, जो चैलेंज थे ममता बनर्जी का वाला अता पता नहीं है। वो देखिए अपने यहाँ ही उनके ऊपर पत्थर पड़ रहे हैं, स्याही फेंकी जा रही, पानी फेंका जा रहा है। और एक चैलेंज केजरीवाल हैट फेंकने की कोशिश करते हैं जो कहीं गिरता नहीं। बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अब वो उनके ऊपर वो जो शीश महल जो चिपक गया, वो शीश महल उनके शीश से उतर नहीं रहा। दरक गई है तस्वीर थोड़ी सी, तो उसको जोड़ने में मुश्किल काम है। और उसकी भरपाई करने के उन्होंने इस आंदोलन में वो बहुत बार गए मंच पर, राहुल गांधी तो एक बार भी नहीं गए। जो जंतर मंतर पे हुआ, केजरीवाल बहुत बार गए, उनके लोग भी लगे रहे, उनके सोशल मीडिया भी लगा रहा, सब हुआ, लेकिन उसके बावजूद वो एक्सेप्टेंस नहीं है। आपने जो कहा कि राहुल जी वहां नहीं गए, किसी मित्र ने मुझे एक होर्डिंग भेजा कि भाई वहां पर होर्डिंग लगे हुए थे कि राहुल जी प्रयागराज तो आ गए, झारखंड नहीं गए। और यहाँ भी दिल्ली में भी उन पर बार बार ये सवाल हुआ कि वो जंतर मंतर नहीं गए। तो क्या इसका भी कोई इम्पैक्ट आप देखते हैं, या इसको कैसे देखते हैं उनकी राजनीति को? उनके आलोचकों
उनके आलोचकों के लिए उनके खिलाफ ये अच्छा हथियार है। लेकिन झारखंड में चूंकि वो खुद ही सरकार में शामिल है, तो झारखंड में तो उन्होंने जो स्टैंड लिया है कि भाई हम छात्रों के साथ हैं, इस मामले को हल करिए, अपनी सरकार से खुद ही मांग कर रहे हैं, तो ये स्टैंड ले लिया है उन्होंने। वहां नहीं गए के लिए उनके पास काफी तथ्य है। आइसा के लोग वहां शुरू से आंदोलन में हैं, लेकिन आइसा की अध्यक्ष नेहा क्या नाम है उनका, नेहा बोरा, नेहा बोरा, नेहा वो बोरा। गई। हाँ, वो गई तो उन पर एक मतलब बीजेपी से जुड़े व्यक्ति ने स्याही फेंक दी। तो उनके लोगों का यह है कि भाई वहां दो ग्रुप है, वहां जो विपक्ष में है बीजेपी के लोग भी हैं, अन्य लोग भी हैं। तो अन्य लोगों में तो कोई समस्या नहीं है, बीजेपी के लोग तो वहां हुड़दंग करेंगे, अगर हम जाएं तो वो झगड़ा करने लगेंगे, तो हम वहां जाके एक नई हिंसा को जन्म दें, वो तो ठीक होगा नहीं कि जाके उनके छात्रों के बीच बंटवारा करें। वो एक आंदोलन चल रहा है, हम आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं, कांग्रेस का ये स्टैंड है। और मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में, झारखंड में उनके न जाने या जंतर मंतर पर न जाने का युवाओं में कोई उस तरह से नकारात्मक असर है। उसकी एक वजह यह भी है कि थोड़ा सा कॉन्क्रीट तरीके से मुझे समझाइए ना, इलाहाबाद में जो हुआ उसको आप कैसे एनालाइज करते हैं? मैं इसको ऐसे एनालाइज करता हूं कि देखिए, इलाहाबाद में पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड और इवन कानपुर तक के और उससे आगे के भी बच्चे पढ़ने आते हैं। वो एक शिक्षा का केंद्र है, बहुत बड़ी तादाद में सब जगह से लोग आते हैं। संगम वो है ही है, संगम उसका नाम है, उसमें इस तरह से संगम। ये क्षेत्र ऐसा है जो उत्तर प्रदेश की 2/3 के आसपास विधानसभा सीटों में जाता है। ये क्षेत्र ऐसा भी है जिसने लोकसभा चुनाव में बहुत शानदार प्रदर्शन यूपीए के पक्ष में किया, और यहाँ से बहुत ज्यादा सीट भी शायद वहां से इलाहाबाद से ही कांग्रेस के, इलाहाबाद से वो सपा के नेता हैं, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के टिकट पे अपने को लड़ा था, और वो एक मिलजुमला शहरी आबादी को देखते हुए, और वो वहां से एमपी भी है। तो ये एक इन दोनों में तालमेल है। अगर इस तालमेल के साथ ये चुनाव में जाएंगे तो ये सब जो कुछ हो रहा है इससे इनको मदद मिलेगी। ये मैं बहुत इसको सरल ढंग से कह सकता हूँ कि ये मदद उनके लिए मिली, और वहां से चूंकि ये बातें वो छात्र अपने परिवारों तक ले जाएंगे, ले गए होंगे फोन पे, और आजकल तो सब चीज जुड़ी हुई है, सब बातें होती हैं सोशल मीडिया पर जंतर मंतर आंदोलन के चलते जो परिवर्तन आया है, और जिसने विमर्श में परिवर्तन कर दिया है देश के, क्योंकि पहले आईटी सेल वगैरह जो चाहते थे उसी पर बहस करा लेते थे, ऐसा अब नहीं हो रहा है। अब सारी बहस एंटी मोदी है, मैं यूं कहूंगा। और उत्तर प्रदेश में योगी जी तो लोकप्रिय हैं, मोदी जी अब उस तरह से लोकप्रिय नहीं बचे हैं। मोदी जी के लिए भी काफी लोग हैं, उनका संगठन बहुत बड़ा है, उनकी सरकार है, उनके पास ये आप गंभीर टिप्पणी मानूंगा मैं राजनीतिक तौर पर, यदि मौजूदा राजनीति को देखें कि आप कह रहे हैं कि योगी जी वहां पर लोकप्रिय हैं और मोदी जी की लोकप्रियता कम हो गई है, ऐसा कह सकते? मैं बताऊं आपको कि अगर मोदी जी की सभा बिना प्रशासनिक और सांगठनिक भीड़ जुटाए की जाए तो उनको भीड़ की दिक्कत होगी। भीड़ की दिक्कत तो योगी जी को भी हो रही, जो रोज ही कहीं न कहीं जाके सभाएं वहां करते रहते हैं, और लोग जो उसमें भीड़ में बटोरे जा रहे हैं, बीडीओज और थानेदार वगैरह पकड़ के लोगों को लाते हैं, बसों में भरवा के पहुंचाते हैं, वो लोग बाहर निकल के आलोचना करते रहते हैं, स्त्री पुरुष सब साधारण लोग, कि वहां पानी की व्यवस्था नहीं है, बैठा लिया, पुलिस रोक रही है, निकलने नहीं दे रही है, हमको जबरदस्ती, हमको ये कहा था, वो कह के लाए, वो ये सब हर जगह से रिपोर्ट्स हैं। यहाँ इलेक्ट्रीफाइंग माहौल था, यहाँ कोई बस नहीं आई, कोई बस में लाद के किसी को नहीं लाया, लेकिन मैं लाखों नहीं कहूंगा, हजारों लोग थे। ये हजारों भी इलेक्ट्रीफाइड थे, नारे लगा रहे थे, जोश लगा रहे थे, कौतूहल था राहुल गांधी को सुनने का, स्वीकार करने का, जिंदाबाद करने का, अपनी बात, अपने बैनर दिखाने का, अपने इशू को बढ़ाने का। ये सब वहां एक जैसा माहौल आंदोलन में होता है, कुछ उस तरह का माहौल वहां था। तो ये चीज राहुल के पक्ष में है, लेकिन उनका संगठन नदारद है। उनके संगठन के बहुत लोग आए थे कांग्रेसी। देखिए, कांग्रेसियों में भी एक आप कह सकते हैं कि राहुल के धीरे धीरे विकसित होने से, स्वीकृत होने से, उनमें भी जो बहुत सारे लोग घरों में बैठ गए थे, बहुत सारे लोग मन में समर्थन था, लेकिन वोट बीजेपी को आजकल दे रहे थे, क्योंकि सवर्ण जातियों में कांग्रेस की भी पैठ पहले रही है। एक चीज मैं कहूंगा, ये मैंने कहा भी है कई जगह, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज में जो एक 11-12% वोट है, वो, और परसेंटेज से नहीं, ब्राह्मण समाज बहुत प्रभावशाली समाज है, तो उसमें मुझे लगता है कि कम से कम 1/4 तो जरूर लोग नाराज हैं।
अभी भी मैं कहूंगा उसका बहुमत बीजेपी के साथ, लेकिन उसमें 1/4 के आसपास, 25 से 30% के आसपास लोगों में उसी तरह से बेचैनी है। क्योंकि देखिए, कोई भी नीति जो है, सर्व समाज में तो उनके बच्चों को भी रोजगार नहीं मिल रहा है ना, हाँ, वो तो क्योंकि सबका ही है रोजगार है रोजगार नहीं। तो। जी। रोजगार है नहीं, उनको भी तो महंगाई परेशान कर रही है, उनको भी तो अर्थव्यवस्था की जो हताशा है, उनके कारोबार है या खेती ही है या नौकरी ही है, उस सब में जो कमी आ रही है, जो ह्रास हो रहा है, जो अराजकता है, हत्याएं वगैरह हो जाती है, उससे भावनात्मक ज्वार उमड़ पड़ता है। बहुत सारी घटनाएं हो जाती हैं, जाति के संगठन चलाने वाले उनको श्रेणीबद्ध करके अपने ऊपर अत्याचार की तरह पेश करते हैं। बहुत सारे ब्राह्मण संगठन इस तरह की लिस्ट लेके घूम रहे हैं। तो आप इस ऐसा देख रहे हैं क्या कि अब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव बहुत करीब आ गए हैं? जी, क्या कांग्रेस के लिए आप एक बड़ी उम्मीद देखते हैं? क्योंकि पिछली बार तो बहुत खराब परफॉर्मेंस उनकी रही है। देखिए और दो यदि चीजें, क्या संभावना कांग्रेस और एसपी मिलकर कुछ लड़ाई मजबूत कर सकते हैं? देखिए दो चीजें है। एक, कि चुनाव लड़ना एक आजकल मोदी जी के अब इस दौर में एक दूसरी चीज हो गई है। ठीक चुनाव के वक्त हम देखेंगे कि सरकार महिलाओं के खाते में 5,000, 10,000, 15, 20, मुझे पता नहीं कितना डालेगी, वो एक फिगर डाली जाएगी। किसानों की जो किस्त 2,000 रुपए की आती है, वो 2-3 किस्तें रोक के एक साथ चुनाव के वक्त डाली जाती है। चुनाव आयोग इस पर कोई आंख नहीं देगा, विपक्ष इस पर हल्ला मचाएगा और चुनाव आयोग उसको करने देगा। फिर उन लाभार्थियों की लिस्ट बीजेपी कार्यकर्ताओं के पास बढ़ जाती है। गांव के प्रधान और हारे हुए प्रधान के यहाँ कुछ कुछ पैसे पहुंच जाते हैं। वो लोग जो अभी आलोचना कर रहे हैं, उनमें से बहुत सारे लोग जो खरीदे जा सकते हैं, वो सब सरकार की तारीफ करने लगते हैं। हिंदू मुस्लिम वगैरह का मामला करने की चुनाव आयोग उनको अनुमति पूरी देता है। मुख्यमंत्री तो अनवरत हिंदू मुस्लिम करते हैं, वो तो रोज ही कर रहे हैं। लेकिन उन पर कोई कहीं न कोर्ट की कोई स्क्रूटनी है, न चुनाव आयोग की स्क्रूटनी। तो चुनाव एक बिल्कुल अलग चीज है। हो सकता है चुनाव में प्रशासनिक धांधलियां, अपनी पसंद के अफसरों की नियुक्ति, उनके द्वारा की जाने वाली धांधलियां, दूसरे लोगों के मतदाताओं को डंडा पीट के या कुछ करके रोक देना, इन सब चीजों से मिलजुल के अब चुनाव होता है। तो चुनाव हो सकता है कि उसके नतीजे फिर भी लूट लिए जाएं, लेकिन जो जन आक्रोश देश में पैदा हो रहा है, ये अब चुनाव तक सीमित नहीं रहेगा। मुझे लग रहा है कि हमारा देश एक बहुत बड़े कोलाहल और जन आंदोलन की पृष्ठभूमि इसमें तैयार हो रही है। और हिंदी पट्टी हमेशा आंदोलनों में सबसे आगे रही, चूंकि सबसे परेशान है ये। सबसे तो ये परेशान। सबसे लेकिन सर परेशान एक बात पट्टी। समझ नहीं आई मुझे, आप कह रहे हैं कि ये सारे कारण आपने बताए, मैं उन कारणों को खारिज नहीं कर रहा। लेकिन उससे पहले अभी हमने 2024 का चुनाव देखा है। ये जी, कारण सब तो उस समय भी रहे होंगे, उस समय ज्यादा ताकत के साथ रहे होंगे। लेकिन उसमें वहां लोगों जरूरी ने बीजेपी को से बिल्कुल एक तरह से हाशिए पर ला दिया। बहुत सारी चीजें उस समय नहीं थी। एसआईआर तब नहीं हुआ था। अब एसआईआर भी कुछ प्रतिशत मत ठीक, क्योंकि आपको चुनाव के ठीक पहले एक लिस्ट मिलती है, बीएलओ को तो उसी रात मिलती है, कई बार उसी दिन मिलती है। वो चुनाव में आपको लग रहा है आप वोटर हैं, वहां जाते हैं आप वोटर नहीं। और अगर ये सुविधा सत्तारूढ़ दल को है कि उसके पास लिस्ट है कि कौन वोटर है कौन नहीं है, प्लस लाखों वोटर कहे जाते हैं कि वो कई राज्यों में होते हैं जो मोबाइल वोटर है। तो देखिए बेईमानी की इतनी चीजें हो गई हैं और जिनके सबके कुछ न कुछ तथ्य मौजूद हैं। इसलिए चुनाव तो अजीब है। चुनाव के बारे में कुछ नतीजा कह पाना बड़ा मुश्किल है। नहीं, लेकिन अभी ऐसा आप, क्यों है कि जो शीतल सिंह जी कोलकाता पर बहुत साफ नजर रखते हैं, उनको गोरखपुर में क्यों धुंधला दिखता है? नहीं, कोलकाता पर भी मैंने आपसे जब बात की थी, अगर आप उसको रिकॉर्ड को इसमें कार्यक्रम में लगा देंगे, लगभग यही बातें मैंने की थी कि देखिए मुझे लगता है कि इन इन कारणों से बीजेपी आपने वहां बहुत जीतेगी, स्पेसिफिक कहा था कि ममता जी हार जाएंगी चुनाव। हारेंगी। 4 महीने पहले मैंने तो आपसे आप आपकी गोरखपुर बात पर की नहीं कह पा रहे। देखिए परिस्थितियां, अगर एक मतलब कह ऑब्जर्वेशन सकते के तौर हैं पे मैं समझना चाहता हूँ, क्योंकि गोरखपुर आपके करीब है, लखनऊ आपके करीब है, इलाहाबाद आप जाकर कि आए हैं। लोग बहुत नाराज हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट है। किसी सामान्य चुनाव में सत्तारूढ़ दल नहीं जीत सकता, ये मैं कह सकता हूं। लेकिन मैं इनकी प्रतिभा का कायल हो चुका हूं। मैं शाह जी और की क्षमताओं का और हमारे योगी जी की भी क्षमताओं का कायल हूं। इसलिए मैं उन क्षमताओं का सामना नहीं कर पा रहा हूं, जबरदस्ती कह दूं कि नहीं वो हार जाएंगे।
तो वो मेरी इसमें यूँ सामर्थ्य समझाइए नहीं। मुझे कि राहुल जी का रेस्पॉन्स से क्या कांग्रेस का बेहतर फ्यूचर आप देखते हैं? मतलब सरकार बनाए ना बनाए, लेकिन वो 2% वोट थे, वो 10%, मैं एक बात 20%, 5। बताता मैं सिर्फ एक बात बताता हूँ कि अगर राहुल आज गोरखपुर जाए और बनारस जाए, दोनों जगह उनकी रैली इतनी बड़ी होगी कि जितनी बड़ी बिना भीड़ सरकारी तौर पर बुलाए न मोदी जी कर सकते हैं न योगी जी कर सकते हैं, ये मैं कह सकता हूँ। इससे आगे मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वो मेरे हाथ में है ही नहीं। वो जिन हाथों में है, वो हाथ क्या कर सकते हैं, उनकी क्षमता से मैं वाकिफ हूँ। इसलिए मैं उसको वही कहूंगा जो मुझे दिख रहा ठीक है। है। एक एक सवाल और हो रहा था कि जब से ये जैन जी का आंदोलन हुआ जंतर मंतर पर, 3 लोगों की बड़े इंटरेक्शन हुए। इंटरेक्शन या जो भी कहें, मैं उसको इंटरेक्शन भी नहीं मानता, लेकिन एक शब्द के तौर पर राहुल गांधी जी का इलाहाबाद में, प्रधानमंत्री जी का इंस्टाग्राम पर, और सरसंघ चालक का मुंबई में। इन तीनों को पैरेलल्स पर आप या कंट्राडिक्शंस पर आप कैसे देखते देखिए, भागवत जी और मोदी जी ने ये स्वीकार कर लिया है, उनके कार्यक्रमों से लगा कि जो उन्होंने, जैसे मैंने भी स्वीकार किया, उन्होंने भी कहा नहीं मेरी तरह, लेकिन उन्होंने भी उनके काम से है सामने कि उन्होंने स्वीकार कर लिया कि नौजवानों में, जिन्हें जेनजी कहा जाता है या जो मिलेनियल के पास के हैं, उनमें बहुत नाराजगी है। ये उन्होंने स्वीकार कर लिया। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि उनके साथ जो कुछ जंतर मंतर पर जिस तरह से हुआ, नहीं होता तो बेहतर था, जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। इसको अपरोक्ष रूप से स्वीकार उन्होंने किया है। उन्होंने ये भी स्वीकार किया है कि जो परीक्षा प्रणाली वगैरह रही है और जो चल रही है और जिस तरह से वो चल रही है, उसको लेकर भारी असंतोष है। वो कह रहे हैं कि वो उसको ठीक कर रहे हैं, उन्होंने कानून बना दिया, जांच हो रही है, मंत्री हटा दिया अब तो, और जो कुछ होगा करेंगे, और क्या क्या करेंगे, ये सब बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये बताता है कि वो इस मामले में अपने कठिनाइयों को स्वीकार कर चुके हैं। राहुल गांधी विपक्ष में है, वो इसका फायदा सूंघ चुके हैं। उनको नजर आ रहा है कि नौजवानों में गुस्सा है। उन्होंने चूंकि ये कार्यक्रम पहले ले रखे थे, उन्होंने इस जंतर मंतर आंदोलन से पहले ही कोटा में रैली कर दी थी, देहरादून का ड्यू था जो हुआ, अब उन्होंने इलाहाबाद किया है, और उन्होंने शायद पटना इसके बाद रखा है, और वो इसके अलावा चीजें करेंगे। तो वो विपक्ष को जाहिर है कि उससे एक एडवांटेज है। ये परिस्थिति तो हमारे सामने है, और सरकार ये जान गई है कि ये चीज उनसे उनके हाथ से निकल गई है, वो उसको यदि वापस पैसिफाई लाने। करने के नजरिए से देखूं मैं, एक इसका रिजल्ट के तौर पर, कि हम्म। तीनों में कौन ज्यादा पैसिफाई कर पाया या एक उम्मीद जगा पाया? अभी सरकार मुझे कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे नजर नहीं आ रही कि उससे कोई पेसिफाई हुआ है। ओके। जो स्थिति बन गई है वो अभी कायम है, और अभी ये चलेगी, और इसलिए भी कि उसको पेसिफाई करने का कोई दूसरा रास्ता है नहीं। उसका रास्ता है कि क्या सरकार इस समय बेरोजगारों को एक बड़ी मात्रा में 2-4 करोड़ लोगों को रोजगार दे सकती है क्या? नहीं दे सकती। अर्थव्यवस्था की हालत ऐसी है। वो जो चीजें कर रहे हैं, उन चीजों से वो पेसिफाई हो नहीं सकता, क्योंकि समस्या रोजगार की है, एक अंधकारमय भविष्य की है। वो जो पूरे देश के प्राइमरी स्कूल और सेकेंडरी स्कूलों की छतें गिर रही हैं, कहीं दोपहर के खाने में पानी चल रहा है, कहीं नमक से रोटी मिल रही है, ये सब चीजें इतनी विकराल हो चुकी हैं, और इस पे अब इतना कंटेंट मौजूद है। जेनजी के आने से जो सबसे बड़ा इस दौर को नुकसान हुआ है, मतलब डिस्पेंसेशन को, वो ये हुआ है कि पहले क्या था कि उनका आईटी सेल, उनके द्वारा खरीदे गए अन्य लोग, ये सब जो है एक बड़ी तादाद में कंटेंट सुबह ही जनरेट करके व्हाट्सएप और सब माध्यमों के जरिए हिंदू मुस्लिम वाले प्लैंक पर लोगों में भर देते थे। शाम को वही बहस होती थी टेलीविजन चैनलों पर और अन्य जगहों पर, और उस पर एक वातावरण बनता था, उसी पे बहस केंद्रित रहती थी। अब उन बहसों में कोई आकर्षण ही नहीं बचा। इस दौर ने उस डिवीजन को, जो हिंदू मुस्लिम के आधार पर राजनीति थी, उसकी हवा निकाल दी, और बल्कि मूल समस्याएं अब लाखों हाथ रील बना रहे हैं, हंसी उड़ा रहे हैं, सरकार की आलोचना कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, और तरह तरह की तरह से तो आप इसको समझते हैं कि अगला इलेक्शन जो भी होगा, खासतौर से अभी विधानसभा के चुनाव है, तो वो जेन सी पर होगा? मतलब राजनीतिक दलों का जो नया वोट बैंक है फोकस के नजरिए से, वो जेन जी होगा, जिसे पिछली बार महिलाओं को लेकर था। ये हो चुका है,
ये हो चुका है और इससे कोई पीछे नहीं हटेगा, ये बिल्कुल हो चुका है। जैन जी एक इशू बना बना रहेगा लगातार जी, वही रहेगा। एक मित्र लेकिन और ने इशू होंगे, ये एक इशू मेन होगा। मेन इशू मतलब और तो सब होते ही हैं। एक मित्र हम्म, ने अभी मुझे मैसेज किया सुबह, उनको पता था कि मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, तो उनका शीतल जी के दोनों ही लोग मित्र हैं। एक जिनका 56 इंच का सीना है, एक इनकी जिनकी उम्र 56 साल है। तो पूछिए कि वो कैसे देखते हैं दोनों। मैं देख रहा हूं कि मोदी जी की लोकप्रियता में कमी आना शुरू हो गई है, उनकी आलोचना बढ़ती चली जा रही है। राहुल गांधी की स्वीकृति बढ़ना शुरू हुई है। राहुल गांधी की आंधी नहीं चल रही है, लेकिन उनकी स्वीकृति बढ़ गई है और वो उत्तरोत्तर बढ़ रही है, ये मैं देखता हूँ। ये तो बड़ी बात है। वैसे इसके इसके बहुत सारे मायने भी होते हैं, रिप्रिकॉशंस भी होते हैं, और आप जी, देखते हैं तो ठीक से ही देखते हैं। नहीं नहीं गलत सही दोनों देखते हैं भाई, नहीं गलती नहीं, करते गलत हैं सही बहुत बार। नजर आपको आता है। तो चल जी, सर, इसी पर बात को हम यहाँ आज विराम करते हैं कि ये जो स्वीकृति हो रही है जैन जी को, बहुत अच्छे से आपने इस बात को एनालाइज भी किया और हम लोगों का ज्ञानवर्धन किया है। हाँ और हाँ, शीतल जी का बौद्धिक हम इसीलिए रखते हैं कि हमारा कुछ ज्ञानवर्धन हो जाए। हम और फालतू बात पे बैठ जाते हैं, फिर शीतल जी का बौद्धिक चलता है। आपने भी इस बौद्धिक का धन्यवाद आनंद लिया होगा। आपको, धन्यवाद आपके दर्शकों को, धन्यवाद कि वो जी जी, नहीं वो सहन बहुत कर आनंद ले। लेते हैं, और बहुत आप देखते होंगे कि रेस्पॉन्स भी बहुत करते हैं वो, कि शीतल नहीं जी जो नहीं, बात कर रहे हैं आपके उसका। कार्यक्रम भी काफी देखे जाते हैं जी। जी, चलिए सर, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, प्रणाम। नमस्कार।